इलेक्शन के नतीजे आ गए हैं। इसको कहा जा रहा है 3-1 डिफीट फॉर द कांग्रेस। लेकिन अगर आप एक्चुअली देखो, अगर कांग्रेस वर्सेस बीजेपी फाइट की अगर हम बात करें, देन इट इज अ 3-0। अगर आप डिसाइसिव बीजेपी वर्सेस फेस टू फेस अगर आप कॉन्टेस्ट की बात करो, तो कांग्रेस का सच्ची में मोए मोए हो गया है। ये इसलिए हो गया है क्योंकि इस इलेक्शन को सेमीफाइनल बिफोर 2024 माना जा रहा था, और ऑफ कोर्स 2024 में कुछ भी हो सकता है, फाइनल्स में कुछ भी हो सकता है, जैसे कि हमने हाल ही में पता किया। लेकिन इस बात से तो अब ये क्लियर हो जाता है कि फाइनल्स में, अगले 5 महीने में फाइनल्स में कौन कितने प्रिपरेशन के साथ जा रहा है और पेपर पे किस टीम की स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा स्ट्रांग है। आज के देशभक्त एपिसोड में हम ये देखना चाहेंगे कि नेशनल इंपैक्ट क्या पड़ता है इस असेंबली इलेक्शन से, इसका 2024 पर प्रभाव क्या पड़ेगा, एंड ऑफ कोर्स हम एक एक स्टेट के अंदर जाकर डील करेंगे कि किस वजह से कांग्रेस को इतनी बड़ी मात खानी पड़ी। लेकिन सबसे पहले नेशनल इंपैक्ट 10 क्लियर पॉइंट। पिछले 10 सालों से कांग्रेस लोकसभा में 40-50 सीट पर ही घूमती फिरती आई है, और इस बार सोच रही थी कि कहीं बीजेपी को कड़ी टक्कर दी जाएगी, बीजेपी को हराने की बात हो रही थी। लेकिन इस इलेक्शन के बाद यह बात साफ हो रही है कि अब फिर से कांग्रेस को सोचना पड़ेगा कि वही 40-50 पर तो नहीं अटक जाएंगी, क्योंकि आज के डेट में कांग्रेस हैज बीन रिड्यूस्ड टू 3 स्टेट्स। सिर्फ 3 स्टेट्स हैं कांग्रेस के पास, और बाकी बीजेपी या दूसरे पार्टीज के पास हैं और कुछ एलाइज के साथ हैं। तो अभी बीटिंग द बीजेपी तो भूल जाओ, अभी तो बस पिच पे बैठे रहना है, मैच खेलना है। उसके बारे में सोचना पड़ेगा कि फिर से लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी हो पाएगा या नहीं, क्योंकि इस इलेक्शन ने फिर से एक बहुत डिस्टर्बिंग ट्रेंड कांग्रेस के लिए साफ कर दी है। जब भी वो बीजेपी के अगेंस्ट डायरेक्ट फाइट में आएगा, तो उसकी बहुत बुरी तरीके से मात, नहीं बहुत बुरी तरीके से मात हो रही है। अभी हम जो रेंज ऑफ डिफीट है उसके बारे में भी बात करेंगे। राहुल वर्सेस मोदी, आंसर इज वेरी क्लियर। अब तेलंगाना को लेकर कांग्रेस वाले जरूर बोलेंगे कि देखिए भारत जोड़ो यात्रा का वहां बेनिफिट है, लेकिन यह बात भी साफ है कि 10 साल की इनकम्बेंसी का भी प्रॉब्लम था बीआरएस को, उसके वजह से भी वहां उनको हार मिली है। तेलंगाना पर अभी आते हैं एक सेकंड के लिए। बात यह है कि मोदी की जो गारंटी स्कीम्स है, और यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो प्रधानमंत्री की जो छवि है और जो प्रधानमंत्री की जो गारंटी है, वो गारंटी ने कांग्रेस के ये जो वेलफेयर मेजर्स की बात की थी उसको नलिफाई किया। और उसके ऊपर आते हैं अमित शाह, उनका जो इलेक्टोरल मैनेजमेंट है, जो मेटिकुलस प्लानिंग है, उसका जवाब कांग्रेस के पास नहीं है। हमने देशभक्त में बार बार यही बात की है कि अगर कांग्रेस को अगेंस्ट बीजेपी खड़ा होना है, तो उसका अमित शाह कौन है, इसका कोई जवाब है नहीं, और राहुल सब कुछ नहीं हो सकते हैं। बीजेपी के अंदर यह बात बहुत क्लियर थी कि मोदी की ये जो गारंटी है, यह कांग्रेस की गारंटी पॉलिटिक्स को ही काउंटर करने के लिए थी। लगता है सक्सेसफुल हो गया। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम बार बार बोलते हैं, इलेक्टोरल मशीनरी बहुत जरूरी होता है। सिर्फ एक प्रभाव से या बातों से लोग अल्टीमेटली फाइनल डे पर पोलिंग करने नहीं आते हैं। उसके लिए आपको एक रिसोर्स चाहिए, कैंपेनिंग टिल द एंड चाहिए, पन्ना प्रमुख चाहिए, प्रभारी चाहिए, जो कि उस दिन लोगों को जाकर वोट करवाएंगे और उनका जो वोटिंग एक्सपीरियंस है वो काफी स्मूथ कर देंगे, जो आज तक कांग्रेस समझ नहीं पाई है। चौथा बहुत बड़ा क्रिटिकल फैक्टर जो इस इलेक्शन में आज इमर्ज होकर आया है, विमेन वोट बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, और बीजेपी इस बात को समझती है। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जो ओपिनियन पोल्स हैं, जो एग्जिट पोल्स हैं ना, ये वुमेन वोटर्स को उतनी आसानी से एक्सेस नहीं कर पाते हैं। आप राह चलते आप एक विलेज में एक औरत को नहीं पकड़ पाएंगे और पूछेंगे उनसे डिटेल सवाल कि आप किस तरीके से वोट कर रहे हो। और लगता है कि ये जो साइलेंट वोटर है, जो पोलस्टर्स भी बहुत सारे मिस कर गए थे, वो ये वुमेन वोटर्स हैं, और इन्होंने काफी हद तक डिसाइड किया है, चाहे वो मध्य प्रदेश में हो जहां मामा जी के लिए काफी सपोर्ट है, और राजस्थान में हो जहां याद रखिए वर्स्ट वुमेन क्राइम अगेंस्ट वुमेन की अगर हम बात करें, इनसिक्योरिटीज की बात करें, तो वो राजस्थान में है। पांचवा बहुत बड़ा रीजन मोदी और हिंदुत्व फैक्टर। जो मोदी मैजिक है वो एकदम बेकरार है। 9-9.5 साल की अगर हम बात कर लें तो उसमें इनकम्बेंसी फैक्टर नहीं दिखता है। कांग्रेस जो एक लोकल लेवल पर जो लड़ाई लड़ने की कोशिश कर रही थी, अगर आपके राजस्थान में, अगर आपके मध्य प्रदेश में एक क्लियर सीएम फेस नहीं है, तब भी लोग मोदी को वोट दे रहे थे, हिंदुत्व के नाम पर वोट दे रहे थे, नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर वोट दे रहे थे, लेकिन दे जरूर रहे थे। नाउ एमपी में अगर आप देखें, कहीं कहीं छत्तीसगढ़ में आप देखें, तो एक सॉफ्ट हिंदुत्व करने की कोशिश की गई थी। कमलनाथ की अगर हम बात करें, भूपेश बघेल की अगर हम बात करें, इन्होंने कोशिश जरूर की थी, लेकिन लगता है लोगों ने ओरिजिनल हिंदुत्व को ही चूज किया। ये सॉफ्ट जो करने की कोशिश होती है, नैरेटिव करने की कोशिश होती है, वो फेल हो गई है। और जहां तक रही ओबीसी पुश,
कांग्रेस बात करती रही जितना आबादी उतना हक वगैरह वगैरह, लेकिन अगर आप ओबीसी लीडर्स की बात करें तो बीजेपी ने वहां बाजी मारी है, कांग्रेस वहां भी स्ट्रगल ही मारते रह गई। छठा मेजर पॉइंट जो आज सामने आता है, राजस्थान छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने पावर खोया है। एक बात अब साफ हो रही है कि कांग्रेस एक कोने में बैठा रहता है कि भैया एंटी इनकम्बेंसी होगा तो हमारे पास पावर आ जाएगा, लेकिन जहां उसके पास पावर होती है उसे वो रिटेन नहीं कर पाता है। अगर आप गुजरात देखिए, अगर आप एमपी देखिए, यहां बार बार एक ही पार्टी वापस पावर में आ रही है, लेकिन वो रिटेन नहीं कर पाए पावर राजस्थान में या छत्तीसगढ़ में, तो उनकी रिटेंशन कैपेबिलिटी, पिच पर रहने की कैपेबिलिटी क्वेश्चनेबल है। सातवां बहुत बड़ा पॉइंट, ओवरऑल राहुल गांधी का अब क्या होगा? 2024 फाइनल्स में वो एंटर कर रहे हैं और बड़ा प्रश्न चिन्ह लेकर एंटर कर रहे हैं। अमित मालविया तो ऑलरेडी ट्रोलिंग करना शुरू कर दिया राहुल गांधी के ऊपर, कहें कि ठीक है 65 इलेक्शंस हार चुके हैं राहुल गांधी के नेतृत्व में, एक और ही सही, हमारे लिए तो सब चंगा सी है, राहुल को ही रहने दो। लेकिन क्या देश को ऐसा ऑपोजिशन लीडर चाहिए जो बार बार इतनी बार हारता हो और जिसकी कोई जवाबदेही नहीं है और वो पार्टी में ही बरकरार है? पॉइंट नंबर 8 जो है, कांग्रेस जो नेशनल लेवल लीडरशिप का जो एक सवाल है वो फिर से आज फोकस पर आ गया है कि ये जो नेशनल लेवल लीडरशिप है, क्या ये अलाइंड है लोगों की मंशा के साथ और लोग क्या सोच रहे हैं और लोग क्या चाह रहे हैं? जो नेशनल लेवल पर जो पॉलिसी सेट होती है, क्या वो स्टेट लेवल पॉलिसी से अलाइंड है? क्या कांग्रेस एज ए टीम काम कर रही है या सब अपना अपना देख रहे हैं? और इसके बारे में अभी डिटेल्स में भी आते हैं जैसे ही हम स्टेट में घुसते हैं। याद रखिए, आपका गहलोत इतना बड़ा रेबेलियन कर देता है, पार्टी का मजाक उड़ा देता है, प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट में इतना सारा कुछ हो जाता है, लेकिन कोई पनिशमेंट नहीं, जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दिया गया। इससे मैसेज क्या जाता है रेस्ट ऑफ द पार्टी में? पॉइंट नंबर 9, लास्ट मिनट जो पुश करता है, और यह हमने बार बार देखा है, चाहे वो गुजरात हो पहले या अब इस बार मध्य प्रदेश। साफ बीजेपी की इंटरनल रिजल्ट्स दिखा रहे थे कि मध्य प्रदेश में उनकी हालत इस बार टाइट है। ठीक है, उनके पास सेकंड रंग लीडरशिप ना भी हो, लेकिन जो करंट नेशनल लीडरशिप है वो कहती है कोई बात नहीं, हम ही कर देंगे, तुम लोग से ना हो पाता है तो हम ही कर देंगे। मोदी, शाह, जेपी नड्डा सबने मिलके घुस के कैंपेनिंग किया, स्ट्रेटेजी किया और पार्टी को जितवाया अल्टीमेटली लास्ट दिन पर। तो जो गैप था जिसको कांग्रेस होप कर रही थी कि उसके वजह से वो जीतेगी, इन्होंने कवर अप किया। तो ये जो लास्ट मिनट स्प्रिंट है ये कांग्रेस की बस की बात नहीं है। पॉइंट नंबर 10, इंडिया अलायंस का अब क्या होगा? कांग्रेस सोच रही थी वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होगा, सारे पार्टीज ग्रेविटेट करके उसके पास आएंगे और जो कांग्रेस बोलेगी वो ये रीजनल पार्टीज हैं वो उसकी बात सुनेंगी और फिर बीजेपी के अगेंस्ट एक मोर्चा खड़ा होगा। 5 महीने रह गए हैं इलेक्शंस के लिए और इंडिया अलायंस पर भी एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि स्टेट इलेक्शन में इतनी बुरी तरीके से जब आप हारोगे तो नेशनल इलेक्शन में एक साथ बैठकर एक नेशनल नैरेटिव कैसे बना पाओगे? कांग्रेस का जो एक प्रॉब्लम पुराना है कि भाई एरोगेंस को अब छोड़ दो कि भैया हम ही माई बाप हैं और तुम लोग सब हम पर डिपेंडेंट हो, लेकिन वो होगा नहीं। और इस इलेक्शन से बीएसपी, एसपी, बाकी जो अलायंस पार्टनर्स है, टीएमसी, वो ज्यादा खुश होंगे क्योंकि अब कम से कम कांग्रेस शायद धरती पर आए और फिर इक्विटेबल लेवल पर ही बात करें। और एक बोनस पॉइंट दूंगा इससे पहले कि हम स्टेट्स में स्पेसिफिकली घुसे। ये मैंने पर्सनली जो भी एक्सपीरियंस किया है, जहां तक कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी की बात है, बोला जाता है कि भाई बीजेपी तो सिर्फ गोदी मीडिया को ही इंटरव्यूज देती है। हमने भी कोशिश किया, हमने कहा कि चलिए कांग्रेस से इंटरव्यू करते हैं, आम आदमी पार्टी से इंटरव्यू करते हैं, टीएमसी से इंटरव्यू करते हैं, लेकिन सबसे यही जवाब आया कि नहीं, आपने तो लिकर पॉलिसी पर एपिसोड बनाया था आम आदमी पार्टी के अगेंस्ट, हम आपको इंटरव्यू क्यों देंगे? नहीं, आपने तो राहुल गांधी के अगेंस्ट एपिसोड बनाया, हम आपको क्यों इंटरव्यू देंगे? तो ये जो एक प्रॉब्लम है कि भैया सबको अपना अपना गोदी मीडिया चाहिए, सब अपने अपने चहेते चाहिए। भाई बड़ी पार्टी कर सकती है, उसके पास पैसा है, आपके पास तो नहीं है। तो ये जो एरोगेंस है, आप कहते हो कि नहीं हम बैन करेंगे, 14 एंकर्स के साथ बात नहीं करेंगे, फिर दूसरे दिन आप नाविका के साथ हेलीकॉप्टर में कमलनाथ उड़ रहे हैं। तो जो नेशनल लेवल पर एक पॉलिसी डिसाइड की जाती है वो तो आप मीडिया पॉलिसी फॉलो नहीं कर पाते हो। एक बहुत ही स्ट्रेंज एक कोइंसिडेंस हुआ है आज की, 1997 में लास्ट ऐसा हुआ था जब कांग्रेस पूरा वाइप आउट हो गई थी नॉर्थ इंडिया से और सिर्फ साउथ इंडिया पर ही उनका पकड़ बाकी रहा था। बस ये डिफरेंस ये है कि 1977 में इमरजेंसी के बाद ये हुआ था और अभी एंटी इनकम्बेंसी का बेनिफिट होने के बावजूद कांग्रेस हैज बीन राउटेड इन दिस वेरी वेरी बैड मैनर। चलिए अब आते हैं, एक एक स्टेट को उठाते हैं और तब समझते हैं कि कहां कांग्रेस की इतनी बड़ी चूक हुई, क्यों इतना बड़ा मोए मोए हुआ कांग्रेस के साथ।
शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश से। सबसे बड़ा जो अपसेट हुआ है कांग्रेस के लिए कि देखिए जीत और हार का जो फासला है और जो स्वीप है जो 18 साल बाद भी पावर में रहने के बाद हुआ है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि मैं एक फीनिक्स पक्षी हूं और लिटरली ही हैज रिजन फ्रॉम द एशेस एक विक्ट्री स्क्रिप्ट करने के लिए। अगर आप आंकड़ों की बात करें, वोट शेयर देखिए, बीजेपी का 48.8%, इंडियन नेशनल कांग्रेस 40% और बीएसपी 3.2%। अगर ये मैं शाम की बात कर रहा हूं, ये सीट थोड़ा सा रात को और भी चेंज हो सकता है, बट बीजेपी 164 एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस एट 65। अब यहां क्रेडिट जरूर देना पड़ेगा एक्सेस माई इंडिया, चाणक्य जैसे पोल एजेंसीज को, जिन्होंने अपनी दे पुट देयर नेक ऑन द लाइन कि भैया नहीं ये होगा, इतना बड़ा स्वीप होगा। लग नहीं रहा था, सबने कहा था कि कांटे की टक्कर होगी, लेकिन इन दो एजेंसीज ने डेफिनेटली कहा था। तो इन्होंने कुछ ऐसा भापा है जो शायद बीजेपी ने या फिर कांग्रेस ने नहीं भापा हो। क्या वजह थी इतनी बड़ी स्वीप की? एक तो जो हमने पहले भी जिसको लेकर हमने भी बात की थी कि मामा जी का ये जो लाडली बहना योजना है ये काफी पॉपुलर था अमंगस्ट वुमेन। जो वुमेन वोट्स हैं वो बीजेपी के पास कंसोलिडेटेड हुई थी। ये जो वुमेन फैक्टर है वेलफेयर स्कीम का, इसको शायद उतना हमने अप्रिशिएट नहीं किया था जितना करना चाहिए। शिवराज सिंह चौहान, फुल क्रेडिट टू हिम ऑल्सो, एंटी इनकम्बेंसी तो डिफीट किया ही किया 10 जनसभा की दिन में, लेकिन ये मत भूलिएगा मत कि अपनी ह्यूमिलिटी भी थी उनकी। पार्टी हाईकमांड ने आपको साइडलाइन कर दिया, लेकिन आप कहीं आग बबूला होकर कुछ उल्टा सीधा इंटरव्यू नहीं दिया। आप डटे रहे, कैंपेन में लगे रहे और अल्टीमेटली पार्टी हाईकमांड का भी भरोसा जीता और लोगों का तो भरोसा आपने जीता ही, स्पेशली वुमेन। तो इसके लिए तो क्रेडिट उनको मिलता है। अब मुख्यमंत्री अभी भी बनेंगे या नहीं बनेंगे, अभी शाम 5-6 बजे तक हमें मालूम नहीं है। आरएसएस का भी एक बहुत पॉजिटिव इंफ्लुएंस रहा है एमपी में। एक तो आरएसएस की आइडियोलॉजी, हिंदुत्व आइडियोलॉजी, उसके साथ कंबाइंड इनका जो वेलफेयर इमेज जो इन्होंने बनाया, उसके वजह से बीजेपी को काफी अच्छी बढ़ोतरी यहां मिली है। मालवा रीजन की अगर आप बात करें, 41 आउट ऑफ 55 सीट्स बीजेपी जीत लेती है। ट्राइबल बेल्ट की अगर आप बात करें तो बीजेपी वहां भी बेटर देन एक्सपेक्टेड परफॉर्म कर रही है। कांग्रेस ने ये जो सीट्स थी बैठी बैठाई ट्राइबल वाली सीट्स थी जो सरकार से थी, वो भी अपने पास नहीं कर पाई। कहा जाता है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो स्कीम चलाई गई थी कि ट्राइबल्स के लिए भी उनके खाते में डायरेक्टली पैसा आए, उसके वजह से यहां भी उनको बढ़ोतरी मिली। चलो मान लिया बीजेपी को विक्ट्री मिली, लेकिन इतनी बुरी तरीके से कांग्रेस कैसे हार सकती है 18 साल इनकम्बेंसी के बावजूद? सबसे पहले तो भैया देखो, कमलनाथ को ब्लेम लेना पड़ेगा। काफी बुरी तरीके से उन्होंने चीजें मैनेज की हैं, यह बात अब साफ हो चुकी है। आप रैलीज की बात करें, पार्टी बेस को गैल्वेनाइज करने की बात करें, ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, और एंटी इनकम्बेंसी पे बस रिलायंस है। और ये बहुत बार कांग्रेस का प्रॉब्लम होता है कि अब तो हमारी बारी है। ये जो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है ना कि हम ही जीतेंगे, और ये जो इनएक्सेसिबिलिटी की है, चाहे वो राहुल हो या वो फिर नीचे जाके कमलनाथ हो, कि हम किसी से मिलेंगे नहीं, जनता दूर, हम अलग से अपना काम करेंगे। ये जो जय वीरू की जोड़ी है कमलनाथ और दिग्विजय की, ये ऑब्वियसली लेथार्जिक रही है और लोगों को ये खास पसंद नहीं आई है। लेकिन यही ढर्रल्ले से चलते आए हैं। लोग कह रहे हैं कि भैया चेंज कर दो। टिकट डिस्ट्रीब्यूशन आपने अच्छे तरीके से घोड़ा है। कमलनाथ ने गलत टिकट्स दिए, अपने एड्स को दिए, पार्टी सर्वे जो कह रही है उसको तक नहीं सुना और इसके लिए भारी खामियाजा भुगतना पड़ा। अलायंस के साथ जो आपने किया, और ये अब सीक्रेट नहीं है, तू मैं जो हुआ था, समाजवादी पार्टी उल्टा सीधा बोल रहा है, वो बीएसपी को उल्टा सीधा बोल रहे हैं, और ये जो इंडिया अलायंस के 1-2 लोग आपस में ही भिड़ रहे हैं, ये पहले ही क्लियर हो चुका था। और इसकी वजह से भारी मात्रा में उनको वोट लूज करना पड़ा, क्योंकि इनका वोट सीधे बीजेपी के पास चला गया। कांग्रेस को आज ये बात समझनी पड़ेगी कि ये जो जनरेशनल चेंज है ना, ये कोई कूल साउंडिंग वर्ड नहीं है। अब आपको चेंज करने की जरूरत है, यंग लीडर्स को लाने की जरूरत है जो कि एब्सेंट थे। जो एनर्जी जरूरत थी वो एब्सेंट थी। जो अपर कास्ट वोट है वो बीजेपी के पास शिफ्ट हो गए, खासकर कि ग्वालियर और चंबल एरिया में। क्योंकि आपने क्या किया, आपने कहा कि हम ये भी थोड़ा टच कर लेते, ये भी थोड़ा टच कर लेते, थोड़ा सॉफ्ट हिंदुत्व कर लेते हैं। लेकिन भैया लोग असली हार्ड हिंदुत्व पे जाएंगे, तुम्हारे पास सॉफ्ट वाली पे नहीं जाएंगे। तो आपकी कोई ड्राइविंग आइडियोलॉजी जब तक होगी नहीं, तब तक लोग आपके पास क्यों जाएंगे? इसीलिए इस बार बहुत बुरी तरीके से वो हारे हैं, क्योंकि चाहे वो हिंदुत्व का इशू हो, चाहे वो कास्ट सेंसस का इशू हो, कहीं एक ठोस लाइन ना लेने के वजह से, विशी वॉशी होने के वजह से इतनी बड़ी हार होनी पड़ी और कांग्रेस का हो गया मोए मोए। आते हैं अब राजस्थान में। रिवॉल्विंग डोर पॉलिसी की बात थी तो कांग्रेस ने कहा कि नहीं, हम इस बार रिवॉल्विंग डोर पॉलिसी को रोकेंगे और पावर में वापस रहेंगे और कड़ी टक्कर देंगे। और कड़ी टक्कर ऐसी कड़ी टक्कर दी कि बीजेपी 115 पर आ गई और ये 70 तक नहीं कर पाए। इंडियन नेशनल कांग्रेस का वोट शेयर 39%, बीजेपी का 42%। तो भाई ऐसा क्या हो गया कि इतनी भारी मात्रा में सीट्स ले गई बीजेपी? याद रखिए, नो सीएम फेस,
तब भी मोदी फैक्टर के वजह से जब लोगों से पूछा गया कि आपने वोट किसको दिया, सीएम फेस तो आपका था ही नहीं, वसुंधरा राजे के साथ बीजेपी हाईकमांड का जो क्लैश है किसी से छुपा नहीं है, लोगों ने कहा मुख्यमंत्री कोई भी बने हम वोट मोदी को दे रहे हैं। एक कम्युनल पोलराइजेशन जरूर ब्रू कर रहा था, यह बात शायद कांग्रेस उतनी अच्छी तरीके से समझ नहीं पाए। हिंदुत्व फैक्टर एक था, कन्हैया लाल का जो किलिंग था उसको लेकर लोग आक्रोशित थे। कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि भाई वो खतरे में है और एक ही पार्टी है जो हमें सुरक्षित रख सकती है। एक जो हंगर टू विन है ना, और बीजेपी में स्टेट लेवल लीडर्स इस बार काफी अच्छी तरीके से काम किए, क्योंकि उनको मालूम था कि एक सीएम की कुर्सी खाली पड़ी हुई है और सीएम की कुर्सी के रेस में बहुत सारे कैंडिडेट्स दौड़ रहे थे और इसी की वजह से बीजेपी का बेस और ग्राउंड लेवल कार्डर बहुत स्ट्रांग लेवल तक काम किया है और इसी की वजह से बीजेपी की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस भी हुई है। इलेक्शन मशीनरी जो हम बार बार बोलते आए हैं, अरे अल्टीमेटली तो वोट डालने जाओगे और वोट पड़े एंड डे पर पड़े बीजेपी के लिए पड़े। ओबीसी वोट्स, जाट वोट्स, एससी एसटी सीट्स, सब कुछ अच्छा परफॉर्मेंस रहा और बीजेपी ने एकदम क्लीन स्वीप मारा। राजस्थान में भी कोई कड़ी टक्कर जिसकी बात हो रही थी, नैरो फाइट हो रही थी, वो नहीं हुआ। और इसकी वजह सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि गहलोत और पायलट के बीच में जो लड़ाई चल रही थी, इतने सालों से चल रही थी, क्लैश चल रही थी, उसको कांग्रेस हाईकमांड ने ठीक करने की कोशिश नहीं की। गुजर बेल्ट में कांग्रेस ने जो स्वीप किया था लास्ट टाइम, इस बार बोला कि भैया देखो इस बार तो हम गुस्सा हैं आपसे, जिस तरीके से आपने सचिन पायलट के साथ व्यवहार किया है, जिस तरीके से आपने उन्हें साइडलाइन किया है। पायलट को आपने एक स्टार कैंपेनर तक नहीं बनने दिया, कहीं ना कहीं इससे चांसेस कुछ इंपैक्ट हुई हैं। दूसरा, जो पहले भी हमने एमपी में बताया, यहां भी प्रॉब्लम था। सीपीएम ले लो, बीएसपी ले लो, बीएपी ले लो, भारतीय आदिवासी पार्टी, ये आराम से आप अलायंसेस बना सकते थे। थोड़ा अपना ईगो कम कर लेते तो आपको, अच्छा चलो जीत नहीं तो कुछ और सीट्स तो डेफिनेटली मिल जाती, एक माहौल बेटर हो जाता, एक अलायंस का एक माहौल बनता। लेकिन आपने कहा नहीं, हम खुद अकेले ही करेंगे। अकेले भी किया तो वहां भी गुड़ गोबर कर दिया। गहलोत ने बिल्कुल कमलनाथ की तरह नहीं सुना, हम सर्वे वर्वे को नहीं मानते हैं, हम अपने कैंडिडेट लगाएंगे, अपने चहीते लगाएंगे। लगा लो भैया, भुगतो उसके बाद। और यहां एक एंटी इनकम्बेंसी था एमएलए लेवल पर, इसीलिए जब बीजेपी सारे या आधे एमएलए चेंज कर देता है तो इसमें शॉक होने की बात नहीं है, क्योंकि जो गुस्सा होता है कभी कभी पार्टी के अगेंस्ट नहीं होता है, सीएम के अगेंस्ट नहीं होता है, एमएलए के अगेंस्ट होता है। और यह बात कांग्रेस नहीं समझ पाई। चौथा एक बहुत बड़ा रीजन था, अनएम्प्लॉयमेंट है इशू, पेपर लीक इशू है, विमेन सेफ्टी इशू है, ये मुद्दे थे। सरकार ने वेलफेयर स्कीम्स किए हैं, लेकिन मुद्दे भुनाने के लिए थे और बीजेपी ने उनको बहुत अच्छा लैच ऑन किया। और जहां तक रही वेलफेयर की बात, वैसे सरकार की जो मशीनरी है, इलेक्शन मशीनरी है, वो लास्ट 6 मंथ्स पे ही थोड़ा सा वेलफेयर मॉडल को शोकेस किया, लेकिन फर्स्ट 4 इयर्स में आप कहां थे, इसके बारे में हमने कुछ ज्यादा नहीं सुना था। तो जो एफर्ट आता है, और ये ट्रेडिशनल कांग्रेस का प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा लेट आता है और फिर वो कंसोलिडेट नहीं कर पाता है वोट्स को, और हो गया इसीलिए मोए मोए इन राजस्थान। अब आते हैं सबसे बड़े मैसिव अपसेट के ऊपर। एक स्टेट था जहां सारे पोल प्रेडिक्शंस, और हमने भी इस पर एपिसोड किया था, सारे पोल प्रेडिक्शंस कहा था चलो एक तो स्टेट है जहां डेफिनेटली कांग्रेस जीत रही है, टाइट हो सकता है कहीं ना कहीं रेस, लेकिन जीतेगी तो कांग्रेस ही, आएगी तो कांग्रेस ही। लेकिन देखिए हुआ क्या, छत्तीसगढ़ में बीजेपी 56 सीट्स, आईएनसी 34 सीट्स, ये हालत हो गया है। वोट शेयर बीजेपी का 46% और आईएनसी का 42। भाई 5 मेन रीजन अगर आप मैं बताऊं कि किस तरीके से बीजेपी ने इसको अपने तरफ स्विंग किया, जबकि लार्जली इसको एज अ कांग्रेस विन बोला जा रहा था, कहीं ना कहीं अंडर करंट में इन लोग ने विमेन वोट्स को अपने साथ किया, जेंटली विमेन वोट को अपने तरफ खींच लिया। इसका एक बड़ा रीजन यह है कि कांग्रेस सरकार ने बोला था कि छत्तीसगढ़ में भी अल्कोहल प्रोहिबिशन होगा, कांग्रेस ने प्रॉमिस किया था लेकिन इसको डिलीवर नहीं किया था। दूसरा बड़ा मुद्दा अनएम्प्लॉयमेंट का, छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन का जो स्कैम था, उसके वजह से ऑब्वियसली काफी आक्रोश था कि सरकारी नौकरियों में काफी धांधली हो रही थी। तो मुद्दे जो थे, एग्रीकल्चर को छोड़ के जो मुद्दे थे, उनको अच्छी तरीके से पकड़ा गया। दूसरी वजह कांग्रेस की इंटरनल डायनामिक्स तो देखिए। टीएस देव जो सरगुजा रीजन से आते हैं, टीएस देव को क्या बोला गया था, उनको बोला गया था कि भैया देखिए रोटेशनल सीएम बनाएंगे, आपको सेकंड हाफ में सीएम आपको बना देंगे 2.5 इयर्स के लिए। लेकिन फिर उनको पकड़ा दिया गया डेप्यूटी सीएम की लॉलीपॉप। अब वो भी खुश नहीं थे, कुछ बोले नहीं, लेकिन क्या किया उन्होंने, कैंपेन इफेक्टिवली नहीं किया। जब इस बार इलेक्शन आया ना, उनको फ्री हैंड भी दिया गया था, वो भी साइडलाइन थे, अनहैप्पी थे। तो रिजल्ट ये हुआ कि जो सरगुजा रीजन है, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़, स्वेप्ट बाय द बीजेपी, 14 के 14 सीट्स बीजेपी ने वहां उठा लिए। अगेन अलायंस के साथ यहां भी आपने वही प्रॉब्लम किया, बीएसपी, सीपीआई, आप अच्छे तरीके से उनको 2-4 सीट्स दे सकते थे, लेकिन आपने नहीं दिया।
चौथा रीजन छत्तीसगढ़ में फीडबैक मैकेनिज्म आपके पास तो है ही नहीं, सुनते हो नहीं लोगों की। एक गुस्सा था एसटी कम्युनिटी में अगेंस्ट द कांग्रेस, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। कहा कि ठीक है तुम गुस्सा हो तो हम कुछ नहीं करेंगे। ये कॉन्ट्रास्ट अगर आप देखें तो बीजेपी में जहां उनको लगता है कि हमें वोट नहीं मिलेगा कम्युनिटी का, तो वो जाकर वो बात सुनते हैं। तो यही एपैथी ट्राइबल सीट्स में भी दिखने लगी। जहां ट्राइबल्स के लिए कांग्रेस ने कहा था कि हम इतना काम कर रहे हैं, वहीं ट्राइबल कम्युनिटी जिन्होंने क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया था वो कह रहे थे कि भाई हमारे खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। कांग्रेस ने कहा हो रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, होने दो। तो आदिवासी वोट्स, आदिवासी लीडर भी उनसे खफा हो गए और कांग्रेस के अगेंस्ट भी कैंपेन किया। तो कहीं ना कहीं छोटी 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 ऐसी चीजों को लेकर इतनी बड़ी हार बन गई छत्तीसगढ़ में। और बीजेपी ने अपनी वेल ऑयल्ड इलेक्टोरल मशीनरी का इस्तेमाल किया, बस्तर पे जाकर उसको जीत लिया, आदिवासी वोट अपने तरफ कर लिया। एक कंसिस्टेंट एफर्ट रहा एसटी सीट्स, ब्राह्मण और ठाकुर वोट को सबको एक साथ करके हम उनको बटोर ले। और जो प्रॉमिसेस की थी कांग्रेस की, वो पॉइंट टू पॉइंट उन्होंने भी कहा कि अच्छा चलो ये प्रॉमिस कर सकते तो हम भी प्रॉमिस कर सकते हैं। लेकिन बार बार हम एक चीज कह रहे हैं और ये छत्तीसगढ़ में तो क्लियरली हमें दिखा कि इतना बड़ा लॉस क्यों हुआ। अगर आप सबसे बड़ी रीजन की अगर हम बात करें, जो लास्ट इलेक्शन में था जेसीसी, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ और बीएसपी के अलायंस, 11% वोट शेयर उनको मिला था। इस बार क्या हुआ, आपने अलायंस नहीं किया, ये वाला खाली एक स्पेस था, ये पूरा का पूरा स्पेस चले गया बीजेपी के पास। कांग्रेस का वोट शेयर सिग्निफिकेंटली डिक्रीज नहीं किया है, 42% से 41 गया है। लेकिन देखिए इसको यूटिलाइज करके, एक एम्प्टी स्पेस को कैप्चर करके 33% टू 46% ले गया। तो ये जो अंडर करंट है, जो समझना है कि वोट स्पेस कहां मेरे पास है, लिकर स्कैम को लेकर लोग गुस्सा क्यों है, एंटी इनकम्बेंसी के कौन से टच पॉइंट्स हैं, करप्शन क्या सच्ची में एक इशू है, किसको मैं भुना सकता हूं, इन सब चीजों को यूज करके कांग्रेस का छत्तीसगढ़ में हो गया मोए मोए। फाइनली आते हैं तेलंगाना में कॉन्सोलेशन प्राइज फॉर द कांग्रेस की। चलो यहां तो वोट शेयर 39.9%, बीआरएस को 37, बीजेपी को 13-14% वोट शेयर है। आईएनसी 63 सीट्स, बीआरएस 40, बीजेपी 8। वैसे मेजॉरिटी तो आ गई आईएनसी के पास, लेकिन ज्यादा भी नहीं है, कहीं यहां ऑपरेशन लोटस ना हो जाए। 4-5 सीट से ही वो मेजॉरिटी में है। लेकिन कांग्रेस ने यहां ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से 4 स्टेट में 3 जगह पंचर हो गई टायर और एक जगह आपने अच्छी तरीके से जीत हासिल की। सबसे पहला काम, और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है बाय द वे, कांग्रेस का कैंपेन एक कोहेरेंट मैसेजिंग के साथ था, 5 गारंटी दिए गए थे, पॉजिटिव नैरेटिव था, बाय बाय केसीआर है, ये एंटी इनकम्बेंसी को हम कैपिटलाइज करेंगे और अपने आप को पोजीशन करेंगे, हम एक्सेसिबल है, हम डेमोक्रेटिक हैं। और ये जो अहंकारी है बीआरएस, ये अहंकारी है, ये ऑटोक्रेटिक केसीआर है, एंड वी आर द डेमोक्रेटिक ऑल्टरनेटिव। सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। साथ ही साथ यूथ का जो अनएम्प्लॉयमेंट इशू था और ये जो गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा था टाइम पर, उस पर कैपिटलाइज करो। एक यूनाइटेड फेस लगाया हमने, रेवंत रेड्डी को हमने सामने लगाया, राहुल गांधी के साथ उन्होंने काम किया। सीनियर कांग्रेस लीडर्स भी जब रेवंत रेड्डी का नाम ऊपर आ गया एक बार, फिर उनको कोई चैलेंज नहीं किया, तो आपस में तेलंगाना में कोई लड़ाई नहीं चल रही थी। इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि भाई साहब ये रेवंत हैं कौन, ये कौन से नेपो बेबी है, ये किस कांग्रेस लीडर के लड़के हैं। ये बाय द वे एक रियल एस्टेट बिल्डर टर्न्ड सीजन पॉलिटिशियन है, रिलेटिवली यंग है, एनर्जी 50s में है। पहले टीडीपी के पार्ट थे, तेलुगु देशम पार्टी, जॉइंड द कांग्रेस, एमपी बने फिर, और उसके बाद पार्टी प्रेसिडेंट भी बने। कहने का पॉइंट यह है कि अगर आप बाहर से अच्छा टैलेंट इंपोर्ट करते हो और फिर उसे अपॉर्चुनिटी देते हो तो देखो क्या नहीं हो सकता है। लेकिन यह कांग्रेस बहुत रेयरली करती है, जबकि बीजेपी ने कांग्रेस से खूब लोग उठाए हैं और उनको खूब रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, वेदर बी इट सिंधिया या फिर आप अगर हेमंत बिस्वा की बात कर लें। टिकट डिस्ट्रीब्यूशन तेलंगाना में बोला जा रहा है कि बहुत अच्छी तरीके से किया गया था। राहुल गांधी के साथ काम करके तेलंगाना स्टेट कांग्रेस ने अच्छी तरीके से विनेबिलिटी को स्टडी किया और अकॉर्डिंगली फिर टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। अगर आप एसटी वोट्स की बात करें, रूरल वोट्स की बात करें, लोअर इनकम ग्रुप्स की बात करें, ये सारा जो वोट बेस है कांग्रेस की तरफ शिफ्ट किया, क्योंकि कर्नाटका मॉडल यही फॉलो किया गया था। यहां भी एक ब्रॉड कास्ट क्लास कोalition बनाइए, वेलफेयर स्कीम्स दीजिए और वोट बटोरिए। और देखिए नैरेटिव प्ले कितना इंपॉर्टेंट है। बीआरएस, बीजेपी, एआईएमआईएम सब एक हैं, सब चट्टे बट्टे हैं, ऊपर से नीचे से पीछे से सब मिले हुए हैं। और यही कम्युनिकेशन लोगों को बताया कि देखिए इन तीनों को वोट देना, एक ही पार्टी को वोट देना है। इसीलिए आप देखोगे कि मुस्लिम वोट्स जो हैं वो भी कांग्रेस की तरफ स्विंग कर गई। एआईएमआईएम हैदराबाद से भी उनको बाहर निकाल दिया गया। लेकिन हार क्या पक्की थी केसीआर के लिए, एंटी इनकम्बेंसी थी,
वोटर फिटीक डेफिनेटली था, 10 साल पार्टी में रह चुके हैं तो मुश्किल तो था उनका वापस जीतना। लेकिन इसमें लेसन यह है कि आप वेलफेयर स्कीम्स अगर आप करोगे ना तो उसको इंप्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हुआ, डेफिनेटली हुआ, नो प्रॉब्लम्स अबाउट दैट, नो हार्म, उसमें बहुत अच्छा था। लेकिन आपने जो बोला था कि आप माफी दोगे, लोन वेवर दोगे, वो आपने दिया नहीं। दलित बंधु का आपका कार्यक्रम चला नहीं। 2 बेडरूम हाउस स्कीम, उसको आपने इंप्लीमेंट नहीं किया। इंप्लीमेंट किया भी तो इंप्रेशन ये गया कि पार्टी वाले लोगों को ही इसका लाभ मिल रहा है, जनरल पब्लिक को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। तो एमएलए लेवल पर एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा थी, एक्सट्रीम एंगर अगेंस्ट एमएलएज। अगर केसीआर की पॉपुलैरिटी आज भी हो सकती है, लेकिन अगर आप बोलोगे नहीं मैं अपने एमएलए चेंज नहीं करूंगा, लोग मुझे ही वोट देंगे, ऐसा होगा नहीं। एमएलए आपने रिफ्रेश करने से मना कर दिया और उसके वजह से आपको भारी लॉस भी झेलना पड़ा। उसके ऊपर ऑब्वियसली बीजेपी फैक्टर भी है। बीजेपी ने हल्के से कहा था कि भैया देखो हम चुपके से बीआरएस को सपोर्ट करेंगे, लेकिन हुआ यह कि लोगों को समझ में आ गया बीजेपी इज इक्वल टू केसीआर, तो दोनों पार्टीज का हैप्पी बर्थडे हो गया। बीजेपी को तो कुछ भी नहीं मिला और बीजेपी के लीडर्स भी यह बात समझ गए, तो आनंद फानंद में वो भी कांग्रेस निकल लिए। और इससे एक बात और समझ में आ जाती है कि भैया जब चांस मिले तो फिर आपको भी रिक्रूटमेंट करना पड़ेगा। उधर बीजेपी ने बंडी संजय को भी रिप्लेस कर दिया, पॉपुलर लेवल ओबीसी लीडर थे, लेकिन उसको भी रिप्लेस कर दिया। तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने अपने पैर पर ही गोली चला ली। लेकिन तेलंगाना का कंसोलेशन प्राइज जीतने के बावजूद आपको यह याद रखना होगा कि इतने बड़े बड़े स्टेट्स में इतनी बुरी तरीके से हारने के बाद जब आप पूरा हिंदी हार्टलैंड हार चुके हो तो आपके चांसेस फॉर 2024 पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह तो लग जाता है। और राहुल गांधी पर भी प्रश्न चिन्ह लगना चाहिए भी कि भैया आपने कहा था कि भारत जोड़ो यात्रा से इतना कुछ हो जाएगा, जो कि एक ओवर हाइप है। ठीक है, उनकी पर्सनल इमेज इंप्रूव हो सकती है, लेकिन क्या भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस पूरी तरीके से एक विनिंग मशीनरी बन जाएगी? ये पॉसिबल ही नहीं है। वैसे राहुल के अच्छे दिन, राहुल के बुरे दिन के बारे में हमने एक एपिसोड भी बना के रखा है कि कैसे हर इलेक्शन के बाद राहुल को एक मैसेज भेजा जाता है। और अब तो 65 इलेक्शंस हो गए हैं, लेकिन राहुल समझते नहीं है कि पार्टी ऑर्गेनाइजेशन अच्छा भी करना होगा। टॉप लीडर लेवल, वेदर बी इट द टॉप लीडरशिप या सीडब्ल्यूसी की बात हो, बहुत कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है। बीजेपी लीडर तो कह रहे हैं कि भैया देखो अब तो इंडिया अलायंस का ही हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। कि किस तरीके से ये इंडिया अलायंस अब एक साथ आएगी, क्योंकि आपस में ही इतना इन लोग ऑलरेडी भिड़ चुके हैं। तो यह भी देखना पड़ेगा कि फ्यूचर ऑफ इंडिया अलायंस क्या है। टीएमसी के एक लीडर ने ऑलरेडी कह दिया है, तृणमूल कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी कुणाल घोष ने तो कह दिया है कि भैया इंडिया अलायंस अब हमारे नेतृत्व में चलना चाहिए, टीएमसी के नेतृत्व में चलना चाहिए। तो कांग्रेस की जो एक लीडरशिप पोजीशन है उस पर ऑलरेडी सवाल आने शुरू हो चुके हैं। और ऑफ कोर्स कांग्रेस अपने आप को भी इन फाइटिंग से, लैक ऑफ नैरेटिव से जरूर मार डालता है। कोई क्लियर स्ट्रैटेजी नहीं है, क्लियर लीडरशिप नहीं है, बस आप जुगाड़ से काम चला रहे हो। और इसका बहुत एग्जांपल हमने एक एपिसोड में बनाया था, जादूगर या जोकर, जिस तरीके से पूरा गहलोत एपिसोड हुआ था और उसके बाद भी कोई पनिशमेंट नहीं हुई थी। हाईकमांड कुछ करता ही नहीं है। हाईकमान अब बस ये कह रहा है आज के तेलंगाना जीत के बाद कि देखिए नॉर्थ वर्सेस साउथ हो गया है और साउथ में हमारा दबदबा है। ऐसा है नहीं, आपके पास 2 साउथ के स्टेट्स हैं और अगर आप नॉर्थ साउथ ही करते रहोगे तो बीजेपी कहेगा ठीक है तुम रखो अपना साउथ, तुम्हारे पास सीट्स तो सब नॉर्थ में ही हैं और जब डीलिमिटेशन होगा तो उसके बाद तुम क्या करोगे? तब तो तुम कहीं के भी नहीं रह जाओगे। तो इस तरीके से अगर कांग्रेस सोचेगी और कांग्रेस के लीडर सोचेंगे कि हमारे पास साउथ है और नॉर्थ बीजेपी के पास है, तो फिर 2024 को तो मोए मोए कह ही दो।